शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। काशी में मणिकर्णिका घाट पुनर्निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज है। प्रदेश सरकार के मंत्री ने एआई की मदद से विकास कार्यों के तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने का आरोप लगाया। प्रयागराज माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंच रहे और मौनी अमावस्या के अवसर पर उमड़ने वाली ऐतिहासिक भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी चुनावी मैदान में रण बांकुरी की जगह रण छोड़ बहादुरी की प्रतिस्पर्धा और पराक्रम में जुटे हैं। हमीरपुर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अफान को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में ठंड का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का असर भारत के कई हिस्सों में लगातार बना हुआ है। यूपी में नजीमाबाद के बाद 4 सेल्सियस तापमान के साथ कानपुर दूसरा सबसे ठंडा शहर दर्ज हुआ। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। काशी के विकास को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज है। मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार इसे आस्था और सुविधा से जुड़ा विकास बता रही है। देखिए रिपोर्ट। मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का काम चल रहा है। इसके लिए मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है ताकि इसे फिर से पहले से बेहतर बनाया जा सके। एक तरफ मणिकर्णिका घाट का विकास कर उसे नए तरीके से तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसमें फिर से वही तरीका अपनाते हुए इसके विकास में बाधा डाल रहा है और अपनी सियासत की रोटी सेक रहा है। जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मणिकर्णिका घाट से निकले मलबे को बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेजा जा रहा है। तोड़फोड़ के दौरान मिले कलाकृतियों को जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक विभाग की मदद से संरक्षित करके गुरुधाम में रखवाया गया है, जिसकी जानकारी वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने दी। जो भी वर्तमान में सोशल मीडिया में जो फोटोज कुछ शेयर किए जा रहे हैं, कुछ एआई के माध्यम से भी उसमें जो है मॉर्फिंग भी हो रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो फोटोज चल रहे हैं वो जो घाटों पे, जो सीढ़ियों पे और मढ़ी में जो अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड वो फोटोज हैं। मैं ये यहाँ स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उन सबको पूरी तरीके से संरक्षित करके संस्कृति विभाग में आज हम लोगों ने उसको संरक्षित भी किया है और पुनर्निर्माण में उसको पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2023 में ही इसका शिलान्यास किया था। बाढ़ की वजह से करीब 1.5 साल से इसका काम बंद था। अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मणिकर्णिका घाट को नए तरीके से तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने की बात विपक्ष द्वारा मनगढ़ंत तरीके से बताई जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से एआई का इस्तेमाल कर गलत चीजों को फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। मूर्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और घाटों के पुनर्विकास के पश्चात उनका भव्य तरीके से स्थापित भी किया जाएगा। 38 बनाएंगे प्लेटफार्म, 6 बनाएंगे चिमनी, वहाँ पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वेटिंग एरिया है, ये बनाया जा रहा है। हम पूरे घाट का संस्कार रोक कर निर्माण नहीं कर रहे हैं। निर्माण संस्कार भी हो रहा है, निर्माण चल रहा है। जिस कंपनी को काम दिया गया था वो लापरवाही का उसको बदला गया। जिस कंपनी को नया काम मिला है उसने एक मणि था, पूरे बनारस में 54 बना है मणि है। मणि क्या होता है? घाट का एक तरह से मंच टाइप होता है जहाँ लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। उस मणि के नीचे ही मूर्तियां चिपकाई गई थी। वो ठेकेदार ने उस मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। उस वाला सामान सा बैठने के प्लेटफार्म है, उसने उसको तोड़ा, जबकि उसका काम था कि अगर आसपास चेक कर लेता कि मणि की दीवार पर मूर्ति लगी हुई है तो पहले उनको निकालता फिर वो तोड़ता। तो उस पर हमने कहा कार्रवाई करने की, सरकार कार्रवाई करा रही है और साथ ही साथ मूर्ति को वापस रखा दिया गया, संरक्षित रखवा दिया गया,
जब मणि बन के तैयार हो फिर वापस उसी मूर्ति को वहां लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन कार्य योजना की समीक्षा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को स्थायी रोजगार और कौशल विकास से जोड़ना है। योजना के तहत प्रत्येक जनपद में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में ये जोन विकसित होंगे, जहां उद्योग, प्रशिक्षण और सेवाएं एक साथ उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को ओडीओपी और एमएसएमई और कौशल विकास योजनाओं के साथ समन्वय करके लागू करने का निर्देश दिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना उत्तर प्रदेश को रोजगार आधारित विकास मॉडल का राष्ट्रीय उदाहरण बनाएगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व कल मौनी अमावस्या है, जिसकी मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी की है। मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। इससे पहले मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के अवसर पर उमड़ने वाली ऐतिहासिक भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले में एक नए स्नान घाट काली पाट 2 का विस्तार कर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। संगम क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव न पड़े, इसके लिए लखनऊ और अयोध्या की दिशा से आने वाले श्रद्धालुओं को नागा वासुकी इलाके में ही स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संगम नोज के साथ साथ नैनी के अरेल, झूसी और संगम क्षेत्र के अन्य प्रमुख घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर क्या कुछ खास वहां पर तैयारी की जा रही, कितने रिकॉर्ड स्तर पर जो वहां पर श्रद्धालु उनके पहुंचने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है, क्या कुछ खास विशेष इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, मौनी अमावस्या का पर्व माघ मेले में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी दिन स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचते हैं। हमने देखा माघ मेले की शुरुआत में पौष पूर्णिमा के दिन 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। इसके बाद मकर संक्रांति के स्नान के दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अब जबकि कल मौनी अमावस्या का पर्व है तो माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच सकते हैं। उसी के मद्देनजर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस मेला क्षेत्र की इस बार खास बात आपको बता दूं कि माघ मेला हो रहा है, ये महाकुंभ 2025 के बाद इसका आयोजन हो रहा है, तो इसे मिनी महाकुंभ भी कहा जा रहा है। और कहीं न कहीं इसके मद्देनजर यहाँ पर जो तैयारियां की गई थी, 800 हेक्टेयर में ये पूरा मेला क्षेत्र है और इसके मद्देनजर तमाम सारे यहाँ पर कल्पवासी आए हुए हैं, वह सब भी यहाँ पर नित्य पूजन अर्चन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके आने जाने के रूट निर्धारित हैं, चाहे तीनों तरफ से, चाहे अलोपी बाग की तरफ से आते हैं या मिर्जापुर की तरफ से आते हैं तो अरेल आते हैं और वाराणसी की तरफ से आते हैं तो झूसी के घाट बनाए गए हुए हैं। इन सभी घाटों पर नहाने के इंतजाम है, पूजन अर्चन यहाँ पर हो रहा है, लगातार हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कुछ पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं यहाँ पर। हालांकि इस समय क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा भी प्रयागराज में पड़ रहा है तो धुंध छाई हुई है। पीछे संगम तट पर आपको विजुअल में तमाम सारे श्रद्धालु नजर आएंगे, लेकिन आगे की तस्वीरें इसलिए नजर नहीं आएंगी कि काफी ज्यादा धुंध छाई हुई है यहाँ पर और इस धुंध के कारण अभी पीछे की तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, वैसे वैसे ये कोहरा छटता है, लेकिन इस कोहरे के बीच में यहाँ पर प्रातः सुबह भोर 3:30 बजे से ही श्रद्धालु आ जाते हैं, स्नान करते हैं और कल तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जिस तरीके मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान मेला कहा जाता है और इसी स्नान मेले के मद्देनजर यहाँ पर रोडवेज के इंतजाम किए गए हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं यहाँ पर, इन सब चीजें यहाँ पर की गई हैं और साथ साथ क्लाउड मैनेजमेंट के लिए विशेष प्लान बना रखा है यहाँ पर कि एक जगह भीड़ एकत्रित न होने पाए। जैसे श्रद्धालु यहाँ पर आता है, स्नान करे और स्नान करने के बाद दूसरे रास्ते से वो बाहर की ओर निकल जाए। ये तीनों तरफ एक ही तरीके की प्लानिंग की गई है क्योंकि अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष जो घाट बनाए गए हैं, चाहे अरेल के घाट हो, झूसी के घाट हो, या संगम नोज के घाट हो, ये सब रहते हैं। और इसके साथ साथ कल्पवासी और विशेष
साधु सन्यासी हैं वो भी कल के दिन स्नान करेंगे। हालांकि जो कुंभ में होता है शाही स्नान जिसे कहते हैं, जिसे अमृत स्नान कहते हैं, वो नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन सबसे मुख्य पर्व मौनी अमावस्या का ही कहा जाता है और इस दिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो आस्थावान श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, जो आज देर शाम से ही यहाँ पहुँचना चालू हो जाएंगे और सुबह तक वह दृश्य होगा जो देखने लायक बनता है। प्रयाग में अमावस्या का मेला जिसे कहते हैं वो यहाँ पर कल है और इसकी तैयारियां यहाँ पर व्यापक की गई हैं, हर खास इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। जी विकास जी, आप ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेकर क्या कुछ विशेष जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालुओं का वहां पर कल पहुंचना होगा, और घाटों की साफ सफाई को लेकर भी क्या कुछ खास इंतजाम आप देख रहे हैं? विकास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माघ मेले में माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने टिकट व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ QR कोड स्कैन कीजिए और तुरंत पाइए डिजिटल रेल टिकट। कैसे काम कर रही है ये नई QR जैकेट टिकट व्यवस्था, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को अब ट्रेन का टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में लगने का झंझट कम हो जाएगा। महाकुंभ की तरह ही रेलवे ने इस बार माघ मेले में एक नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। इसके तहत रेलवे कर्मचारी एक खास तरह की जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। इस जैकेट की खासियत क्या है, आइए जानते हैं। रेलवे कर्मचारियों की जैकेट पर एक QR कोड बना हुआ है। यात्री को अपने मोबाइल के गूगल लेंस से इस QR कोड को स्कैन करना होगा। QR कोड स्कैन के बाद यात्री के मोबाइल में UTS ऐप खुल जाएगा। UTS ऐप के जरिए यात्री को डिजिटल रेल टिकट उपलब्ध हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे पॉश मशीन के जरिए भी टिकट का वितरण कर रहा है। रेलवे कर्मचारियों को QR लगी जैकेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। यात्रियों को इस तकनीकी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। हमारे जो रेलवे कर्मचारी होंगे, खासकर वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, वो एक सुरक्षा जैकेट पहनते हैं। उस जैकेट के पीछे QR कोड होता है, जिसको मोबाइल से स्कैन करते हैं और इसके बाद आपके मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड हो जाता है और आपके टिकट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप हमारी सुरक्षा, जो हमारे कर्मचारी है, रेलवे कर्मचारी है, उसी की जैकेट पे है, तो वो किसी भी स्टाफ से किसी भी यात्री को तुरंत डाउनलोड करवा के और उसकी मदद भी कर सकता है कि किस तरह से आप टिकट अपने मोबाइल पे जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसानी से, पहले लाइन में लगना पड़ता था, धक्का खाते थे, गिरते थे, अब तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। मैं अभी अपने वाइफ के साथ आया, बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, अभी आया हूँ लाइन में भी नहीं लगा। इस नए QR सिस्टम से श्रद्धालुओं को टिकट लेने में आसानी होगी और उनका काफी समय भी बचेगा। अब रेल कर्मी चलते फिरते टिकट काउंटर की तरह काम कर रहे हैं, जिससे मेले में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। चलिए, यहाँ वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंदौली जिले में न्यायिक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन न केवल चंदौली बल्कि उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों, जिसका नाम है चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास एक ही मंच से किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन चंदौली में किया जा 286 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस न्यायालय परिसर में 37 कोर्ट रूम, अधिवक्ताओं के चैम्बर, आवासीय सुविधाएं, पार्किंग, कैंटीन और स्पोर्ट्स क्लब जैसे आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये परियोजना 18 महीने में पूरी होंगी। चंदौली जनपद में यहाँ के इंटीग्रेटेड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
पधारे। उनके साथ अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं और हाई कोर्ट के जजेस भी आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई हैं। यहीं से ऑनलाइन माध्यम से कुछ अन्य जनपदों के भी जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा और उसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ की इस व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। अच्छे से आप देख रहे हैं व्यवस्था की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे जनपद में जब अतिथिगण आए तो यहाँ के बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन लेकर जाएं, यहाँ की पुलिसिंग के बारे में, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में और किसी प्रकार की कोई बाधा पूरे कार्यक्रम में ना हो। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स ये शिलान्यास का कार्यक्रम है। करीब 1500 करोड़ की लागत के ये ओवरऑल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। तो 6 के 6 जो हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उन सभी का यहाँ से इनॉग्रेशन किया जाएगा। जनपद चंदौली में भी एक परियोजना है इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसकी लागत करीब 236 करोड़ रुपए है। इसमें 37 कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ में एडवोकेट्स के चैम्बर भी इसमें बन रहे हैं। साथ ही साथ जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड विजिटर स्टाफ का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो पूरा एक इंटीग्रेटेड सेटअप बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ एन आर्ट सेटअप में। 18 महीने के ये प्रोजेक्ट्स हैं और करीब अप्रैल 2027 तक ये प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन टाइम है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और कुछ सियासी दल अपने पराजय के प्रमाण पत्रों की पेटी का प्रदर्शन करते हुए चुनावी मैदान में रणबांकुरी की जगह रण छोड़ बहादुरी की प्रतिस्पर्धा और पराक्रम में जुटे हैं। परिवार तंत्र के प्रायोजित पराक्रमी पराजय के प्रमाण पत्र की पेटी लेकर दिखा रहे हैं और पूरे देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो जनता ने हमें नहीं हराया, बल्कि जो है वो हमें तो चुनाव आयोग ने हरा दिया है, हमें जो है वो चुनाव की मशीनरी ने हरा दिया है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो है वो चुनाव के मैदान में जो है वो पराक्रम करने के बजाय जो है वो चुनाव मशीन के साथ, चुनाव की मशीनरी के साथ जो है पंगा लेने में लगे हुए हैं। और आजकल तो जो है वो पतंगबाजी का जो है वो दौर माहौल चल रहा है, तो उसमें जो है वो पंगे का जो है वो मूड ठीक नहीं है किसी के लिए, किसी भी के राजनीतिक पार्टी के लिए। दूसरी चीज ये कि ये जो जिन पार्टियों को जो है वो रण में रणबांकुरी करनी चाहिए, वो रण छोड़ बहादुरी के रिकॉर्ड में लगे हुए हैं। और आज पूरा दुनिया जो है एक संकट और कंटक के दौर में भारत बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो है वो जिस तरह से जो है वो उसकी सफलता का सफर आगे बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर से जो सुशासन का, स्थायित्व का और सनातन का जो संकल्प है और उस संकल्प को सिद्धि में बदलने का जो उसकी जो सोच है नरेंद्र मोदी जी की, उसका नतीजा है कि आज जो है वो देश तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ करके मजबूती के साथ आगे बढ़े। रायबरेली जिले के बचरावा में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत राज्य स्तरीय गोष्ठी एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को कुल 207.6 लाख रुपए की परियोजना के लागत के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण प्राप्त 40 कृषकों को प्रमाण पत्र एवं शहद उत्पादन हेतु 5 मधुमक्खी छत्ते और बी कॉलोनी वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि रायबरेली में 972.15 लाख रुपए की लागत से शहद उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो जिले के कृषकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये केंद्र आने वाले दिनों में शहद उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार करेगा। रायबरेली जनपद के बछरावा क्षेत्र में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उद्यान मंत्री के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी अपने रायबरेली के लोगों की है, उसके निर्वहन के क्रम में मैंने बछरावा विकास खंड में एक शहद उत्पादन, शहद का उत्कृष्टता केंद्र हमने स्थापित किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी।
इसकी स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के सहयोग से मेरे द्वारा किया गया है। मैं रायबरेली के उन भाइयों से आग्रह करता हूं कि शहद का उत्पादन अथवा मधुमक्खी पालन हमारे लिए खेती किसानी मजदूरी के साथ साथ एक बहुत ही उपयोगी व्यवसाय है, व्यापार है, खेती है। खबर यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद से जुड़ी हुई है, जहां आरोपी अफान को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हमीरपुर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई अफान पर की और वीडियो वायरल के होने के बाद व्यापार मंडल और हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए थे। पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर में पुलिस के कंधों पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो अपनी नापाक और शर्मसार कर देने वाली करतूत का खामियाजा भुगत रहा है। दरअसल इन दिनों यूपी के हमीरपुर में जिस आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने को लेकर बवाल मचा हुआ था, ये शख्स उसी का आरोपी अफान है, जिसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में अब इस पूरे मामले के तार लव जिहाद से जुड़ते दिख रहे हैं। हमीरपुर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी के पिता की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अफान पर आरोप है कि उसने कस्बे के ही एक व्यापारी की बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद व्यापार मंडल और हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए और सुमेरपुर थाने का घेराव करते हुए नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगा दिया, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की और गिरफ्तारी के दौरान आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी, उसे अस्पताल में उपचार के बाद जेल भेज दिया गया है। पीड़िता के पिता से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी एफआईआर की कॉपी जो है जो पीड़ित के संबंधी जन है उनको दे दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत करने होने के बाद टीमें गठित कर दी गई है। अभियुक्त की तलाश जारी है और सुसंगत धाराओं में उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तहरीर के हिसाब से जो मुकदमा में धाराएं बन रही हैं वो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो अन्य आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई है और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल भरुआ सुमेरपुर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। बाराबंकी की बेटी पूजा पाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर लौट आई हैं। जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई टीम पूजा उनके गाइड शिक्षक राजीव श्रीवास्तव और पिता पुत्ती लाल को पूरे सम्मान के साथ बाराबंकी लेकर पहुंचे। बाराबंकी पहुंचने पर पूजा और उनके पिता पुत्ती लाल और गाइड शिक्षक राजीव श्रीवास्तव के आवास पर फूल मालाओं और गुलदस्तों से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बाराबंकी के तहसील क्षेत्र के डलईपुरवा गाँव की निवासी छात्रा पूजा पाल को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पूजा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त करना और प्रधानमंत्री के सामने बैठकर उनसे बात करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने माता पिता और गुरुजी को समर्पित किया। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। सर, बहुत ज़्यादा ये हमारे राजीव श्रीवास्तव सर की मदद है जो मैं आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को जीत के ला पाई हूँ। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति जी से मैं मिल पाऊंगी और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। के बाद मुझे सम्मानित किया। ये पूजा की लगन है, पूजा की मेहनत है और उसका भाग्य है जो आज वो यहाँ तक पहुँची और उसको कल माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसे सम्मान प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री से उसकी वार्तालाप हुई, बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट इन जो कल मैंने महसूस किया बीइंग ए टीचर, मेरे अंदर जो फीलिंग्स आई शायद उनको व्यक्त करना इतना आसान नहीं होगा। अद्भुत, बहुत ही सुंदर पल थे हमारे लिए। सर, पूजा तो आगे बढ़ी, आज इस मुकाम तक पहुंची। अब मुझे खुशी इस बात की है कि पूजा को देखकर, उसको एक मिसाल मानकर हमारे स्कूल के ही नहीं सर, हमारे आसपास के स्कूल ही नहीं, हमारे जिले के नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के बच्चे आज उनके अंदर एक उत्साह सा भर गया है, एक हौसला उनके अंदर बढ़ गया कि मुझको भी कुछ करना है। तब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम ये बनाएंगे, कोई कुछ दिमाग लेके आता है। हम लोगों ने स्कूल में ड्रॉप बॉक्स बना रखा है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नया है, आप उसमें ड्रॉप बॉक्स में आप चिट्ठी लिख करके डाल दो, या तो अच्छा होगा या तो गड़बड़ होगा। हमें मोटिवेशन करना है उन बच्चों का, कि बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप आगे बढ़ें
और सारे बच्चे जिनको ईश्वर ने इस जमीन पे भेजा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा डालकर भेजा है। किसी के अंदर कोई अच्छाई है, किसी के अंदर कोई अच्छाई है, और सारे बच्चों से मेरा कहना है कि हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बस एक लगन की बात होनी चाहिए, हिम्मत की बात होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर वैसे तो देश के तमाम स्थानों पर मेले लगते हैं, लेकिन बांदा जनपद के स्थानीय भूरागढ़ दुर्ग में इस अवसर पर अमर शहीदों की याद में ऐतिहासिक मेला लगता है, जहां भारी संख्या में स्थानीय लोग और पूर्व सैनिक एकत्रित होकर अमर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनपद में के नदी के किनारे बने भूरागढ़ दुर्ग का निर्माण 1645 में पन्ना के राजा छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने करवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाले 3300 क्रांतिकारियों और उनके परिजनों को इसी किले में फांसी दी गई थी, जिनकी याद में किले में शहीद स्मारक भी बनाया गया था, जहां हर वर्ष उनकी याद में मेला लगता है, जहां भारी संख्या में स्थानीय लोग, समाजसेवी, इतिहासकार और पूर्व सैनिक यहां पहुंचकर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये भूरागढ़ किले का वो हिस्सा है जहां पर शहीदों का स्मारक स्थल बनाया गया हमारे भूतपूर्व फौजियों के द्वारा, और प्रत्येक वर्ष यहां पर उनका एक विशाल श्रद्धांजलि आयोजन करते हैं और पुनः भारत के वीरों को, मेले में आए हुए लोगों को याद दिलाते हैं कि सबसे पहले मुल्क की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, और उसके बाद क्योंकि ये शहीद स्थल है, यहाँ पर समाज की सुरक्षा के लिए लोगों ने अपनी जानें दी, शहीद हो गए, और यहाँ के तत्कालिक सैनिक बहुत बड़ी तादाद में शहीद हो गए। उसके यादगार में ये स्मारक स्थल हमारे भूतपूर्व फौजियों ने बनाया। यहाँ करीब 4000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 2300 का तो फांसी दी गई थी। उन सैनिकों की याद में, उन जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हम लोग यहाँ पर रीथ लेइंग परेड और साहित्यिक मंच में काव्य पाठ का आयोजन करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 19 जनवरी के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान में मामूली वृद्धि से रात की ठंड कुछ कम हो सकती है। हालांकि सुबह के समय कोहरा बना रहेगा, जहां 18 जनवरी को भी प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ही मौसम हालात बने रहने की संभावना है। इस खास बुलेटिन में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।